तो भारत ने नाटो को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है जिस भाषा में उसे देना चाहिए, क्योंकि आपने कभी किसी वैश्विक संगठन को इतनी खुली चेतावनी देते हुए भारत को देखा है? आपका जवाब शायद नहीं होगा, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में अब भारत है। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ सॉफ्ट डिप्लोमेसी की भाषा नहीं बोलता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्लोबल सुपर पावर को खुलकर जवाब भी देता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में जब नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को रूस यूक्रेन युद्ध पर चेतावनी दी कि अगर 50 दिनों के अंदर भारत के द्वारा रूस के ऊपर दबाव बनाकर रूस से युद्ध नहीं रुकवाया तो भारत को भी यूरोपीय यूनियन की तरह सख्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत ने कहा कि वी वुड पर्टिकुलरली कॉशन अगेंस्ट एनी डबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि सीधी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी के सामने नहीं झुकेगा, खासकर उन देशों के सामने जो खुद रूस से तेल और गैस खरीदते हैं लेकिन भारत पर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। और देखा जाए तो यह पहली बार है जब भारत ने नाटो जैसे सैन्य संगठन को इस प्रकार खुलकर जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा है, न कि किसी पश्चिमी देश की राजनीति। आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल हाल ही में जब अमेरिका द्वारा संचालित नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत 50 दिनों के अंदर रूस के ऊपर दबाव बनकर रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवाया तो भारत को यूरोपीय यूनियन की तरह सख्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद भारत ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गया है। दरअसल भारत ने कहा कि वी वुड पर्टिकुलरली कॉशन अगेंस्ट एनी डबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्ड्स मत अपनाइए। भारत अब किसी के सामने नहीं झुकने वाला है और विदेश मंत्रालय ने खुले तौर पर कहा है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के आधार पर फैसले लेंगे, न कि किसी की धमकियों के आगे झुककर। उन्होंने साफ कहा, भारत अब ग्लोबल स्टेज पर आत्मनिर्भरता और सम्मान दोनों के साथ खड़ा हो रहा है। और देखा जाए तो भारत ने नाटो जैसे ताकतवर देशों को इस तरह का जवाब पहली बार दिया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या भारत का यह बयान अचानक आया है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक रणनीति है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 साल बीत चुके हैं और इस दौरान पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाते रहे हैं कि वह रूस से तेल और गैस की खरीद बंद करे, लेकिन भारत ने तनिक भी किसी का न सुना और रूस के साथ लगातार व्यापार करता रहा है। वैसे एक बात जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि जो यूरोपीय देश भारत के ऊपर यह दबाव बना रहा है कि रूस के साथ तेल और गैस का व्यापार नहीं करे, तो आपने कभी ये सोचा है कि खुद यूरोप क्या कर रहा है? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 ईस्वी में यूरोपीय यूनियन ने 22 बिलियन यूरो का रूसी तेल और गैस खरीदा था, जबकि यूक्रेन को सिर्फ 18.7 बिलियन यूरो की आर्थिक मदद दी गई थी। यानी कि जो रूस को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है वह खुद यूरोप है, न कि भारत, ब्राजील या चीन। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है डबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि एक तरफ तो यूरोप खुद व्यापार करते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन दूसरे देशों को उपदेश देते हैं। लेकिन भारत चुप बैठने वाला नहीं है और हाल ही में विदेश मंत्री ने भारत की तरफ से अब खुलकर एक्सपोज कर दिया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, सिक्योरिंग एनर्जी नीड्स ऑफ आवर पीपल इज एन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी फॉर अस, यानी कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। यह एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर है। अब इस घटनाक्रम ने एक और नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या भारत, रूस और चीन का त्रिकोण यानी RIC अब दोबारा जिंदा हो रहा है? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली कहा है कि वह रूस और भारत के साथ मिलकर RIC त्रिकोण को दोबारा सक्रिय करना चाहता है, जिससे सिर्फ तीनों देशों को फायदा नहीं होगा बल्कि एशिया और पूरी दुनिया में स्थिरता, सुरक्षा और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। याद रखिए, RIC की शुरुआत
2001 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था रूस, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। लेकिन 2020 ईस्वी में गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारत और चीन के संबंधों में इतनी खटास आ गई है कि यह मंच लगभग निष्क्रिय हो गया। लेकिन अब जब पश्चिम के तेवर फिर से आक्रामक हो रहे हैं, तब चीन और रूस भारत को फिर से अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस का प्रस्ताव, जिसमें उसने कहा है कि इस वर्ष राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे और साथ ही RIC डायलॉग को फिर से शुरू करने की बात की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर सकारात्मक संकेत भी दिया है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की बात कही है। यानी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा या अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब यूरोप खुद रूस से व्यापार कर रहा है, तो भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो जानकारी के लिए आपको बता दे कि ये वही पुरानी नीति है, डिवाइड एंड रूल। यानी कि अमेरिका की दशकों पुरानी विदेश नीति यही रही है कि भारत, चीन और रूस को एक साथ आने से रोका जाए। लेकिन अब ये नीति उल्टी पड़ती नजर आ रही है। भारत, जो कि पहले अमेरिका और यूरोप के साथ बढ़ते संबंधों पर फोकस कर रहा था, अब मजबूरी या रणनीति के तहत फिर से एशियाई धुरी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। और इसका असर सिर्फ राजनयिक बैठकों तक नहीं रहेगा, बल्कि इसका ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कूनैपरेशन और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर भी असर पड़ेगा। आज ब्रिक्स, SCO और अब RIC जैसे मंच पश्चिमी देशों के एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं और भारत उनमें से सबसे अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। लेकिन इन विरोधाभासी कदमों का नतीजा ये हो सकता है कि रूस, भारत और चीन फिर से एकजुट हो जाएं, तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। ये वही अमेरिका है जिसने दशकों तक RIC को तोड़ने में पूरी ताकत झोंक दी थी। अब अगर यह तिकड़ी फिर से एक मंच पर आती है, तो न सिर्फ ब्रिक्स और RCO की ताकत बढ़ेगी, बल्कि पश्चिमी देशों की भू राजनीतिक पकड़ भी कमजोर होगी। और यही तो अमेरिका नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका की अपनी उलझने और विरोधाभासी नीतियां अब उसी के लिए बूमरैंग बन रही हैं। अब आप सोचिए, अगर भारत, चीन और रूस फिर से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और ग्लोबल पावर बैलेंस को फिर से तय करते हैं, तो क्या अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर पुनर्विचार नहीं करना पड़ेगा? अब सवाल आपसे है, क्या भारत को RIC जैसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहिए, भले ही चीन इसका हिस्सा हो? क्या हमें एक रणनीतिक मजबूती के लिए अमेरिका और नाटो की नीतियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, या फिर चीन की पाकिस्तान समर्थक नीतियों को देखते हुए हमें उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए? लेकिन एक बात तो तय है कि भारत अब सिर्फ देखता नहीं, जवाब भी देता है। और नाटो को भारत की ये नई आवाज अब शायद पहली बार सुनाई दी है। चलिए अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।